हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा इस बात का प्रचार जोर शोर के साथ किया जाता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर बेहद रोशन है और आने वाले समय में देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। निश्चित रूप से ऐसा भरोसा देश को विकास लक्ष्यों की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास के उन पहलुओं पर ठोस काम करने की ज़रूरत समझी गई जिनके बूते देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद मिलती। इसकी हकीकत समय समय पर आने वाले उन अध्ययनों की रिपोर्टों में आती रही है जिनमें विकास के वास्तविक पैमानों पर भारत को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बताई गई। इसी कड़ी में आई भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की ताज़ा सूची में भारत को 170वें स्थान पर माना गया है, जबकि पिछली बार यह 115वें पायदान पर था। महामारी की मार से पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आर्थिक मोर्चे पर बड़ी तबाही का सामना कर रहे देश के लिए यह बेहद अफसोसजनक स्थिति है। गौरतलब है कि विकास अपने मकसद में जहां बढ़ते हुए क्रम में सुनिश्चित होना चाहिए, वही भारत की हालत यह है कि इसमें लगातार न केवल गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि इस बार सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में यह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे अपेक्षा कम विकसित देशों से भी नीचे चला गया है। सवाल है कि आखिर किन वजहों से देश की अर्थव्यवस्था और इसके सहायक तत्वों के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास का पक्ष मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ है कि भुखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता हासिल करने, समावेशी सतत औद्योगिकीकरण और नवोन्मेष आदि को बढ़ावा देने की कसौटियों पर हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। सबका साथ सबका विकास जैसे आकर्षक नारे और अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के समांतर अगर कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्या अपने व्यापक संदर्भों के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? आखिर क्या वजह है कि विकास की सबसे बुनियादी शर्त के तौर पर समाज के सबसे कमज़ोर तबकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मामले में भी हमारा देश बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है? दरअसल सतत विकास लक्ष्यों के लिए औद्योगिकीकरण, नवोन्मेष, अवसंरचना, आर्थिक विकास, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जलवायु, ऊर्जा, जैव विविधता जैसी अन्य जरूरी कसौटियों पर मजबूती तभी संभव
हो सकती है जब भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, पीने का साफ पानी, रोजगार आदि बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने के साथ क्या विकास के संतुलन को ध्यान में रखकर वैसे कदम उठाए जाते हैं जिससे समाज के धनी और गरीब तबकों के बीच असमानता की खाई को पाटा जा सके। सन 2015 में दुनिया के 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 के एजेंडे को स्वीकार किया था, जो लोगों और पृथ्वी के भविष्य के लिए शांति और समृद्धि की रूपरेखा मुहैया कराता है। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि देश की ज़्यादातर संपत्ति महज कुछ धनी लोगों के हाथ में केंद्रित होती गई है। खुद भारत में जहां केरल, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की हालत बेहद दयनीय है। ऐसे असमान विकास में सतत विकास लक्ष्यों की अन्य कसौटियों को पूरा कर पाना कैसे संभव हो सकेगा? दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी बच्चों पर टीके के परीक्षण का काम शुरू हो गया है। इसमें 2 से 18 साल तक के बच्चों पर स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का परीक्षण होगा। इससे पहले पटना के एम्स में यह परीक्षण शुरू हो चुका है। दवा कंपनी जायडस कैडिला भी अपने स्वदेशी टीके का तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर चुकी है। इसमें बड़ों के साथ ही 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बच्चों पर महामारी का खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए टीके बनाने के लिए कंपनियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। महामारी से बचाव के लिए देश में टीकाकरण चल ही रहा है। पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों और अन्य कर्मियों जैसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को इसमें शामिल किया गया था। फिर 60 साल से ऊपर वालों को इसमें जोड़ा गया और उसके बाद 45 से 60 साल के लोग इस अभियान में शामिल किए गए। 1 मई से 18 से 45 साल वालों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा चुका है। लेकिन एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बच्चों का बचा है। इसीलिए बच्चों के टीकाकरण का काम उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जितना दूसरे आयु वर्ग वालों का। दूसरी लहर में जैसी तबाही हुई, उसका सबक यही है कि पूरी आबादी को टीका जल्द से जल्द लग जाए। इस बात पर लगातार गौर करने की ज़रूरत है कि दूसरी लहर में रोज़ाना संक्रमण और मौतों के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। महामारी का खतरा अभी जस का तस है। फिलहाल बस संक्रमण की दर घटी है। दूसरी लहर में भी बच्चों के काफ़ी मामले देखने को मिले, लेकिन गंभीर स्थिति वाले मामलों की संख्या कम रही। फिर देसी विदेशी विशेषज्ञों ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि अक्टूबर-नवंबर पर तक तीसरी लहर भी आ सकती है और यह बच्चों के लिए खतरनाक होगी।
जाहिर है बच्चों को बचाना अब पहली प्राथमिकता हो गई है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने अभी से ऐसे इंतजाम शुरू कर दिए हैं कि अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उन्हें तत्काल इलाज मिल सके। बच्चों का मामला ज़्यादा ही संवेदनशील है। 2 से 6 साल तक के बच्चे तो अपनी तकलीफ बयां भी नहीं कर पाते। परीक्षणों और इलाज की जटिल प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना बच्चों के लिए कितना पीड़ादायक होता होगा यह कल्पना से परे है। बच्चों पर महामारी का खतरा इसलिए भी बना हुआ है। स्टॉप।